A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. So, dear friends, in the last video lecture, we were learning to change active voice into passive voice, and we learned present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense. In today's video lecture, we will learn how a sentence in future indefinite tense is changed into passive voice and how a sentence is in future perfect tense is changed into passive voice. So आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है, कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो बिफोर going to our today's topic, we would like to suggest my viewers, those who will be watching first time my video lecture. तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपने उन व्यूवर्स को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ जो पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर को आज देख रहे होंगे. सो डियर व्यूअर्स, जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखें, ग्रामर के जिस भी टॉपिक का आप वीडियो लेक्चर देख रहे हों, तो उस टॉपिक के पिछले वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें. तभी आपको एक सीक्वेंस में वह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड जितने वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, किसी किसी टॉपिक में 3, 4, 5, 6 वीडियो लेक्चर्स बन जाते हैं. जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स बनाए थे. तो सबसे पहले आप ग्रामर को समझने के लिए उन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस को ज़रूर उन वीडियो लेक्चर्स को देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें अपने समझने के लिए. आर्टिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए जिसमें कि 6 वीडियो लेक्चर्स हैं. उन वीडियो लेक्चर्स को यदि आप देखते हैं तो यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त होगा, कुछ एक्सेप्शनल नॉलेज प्राप्त होगा जो शायद जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता होगा. और अब जो हम टॉपिक इस समय ले रहे हैं वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इसका 3 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. दिस इज़ द 4th वीडियो लेक्चर. आज जो ये चौथा वीडियो लेक्चर आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो डियर व्यूअर्स, जो मेरे इस चौथे वीडियो लेक्चर्स को नए पहली बार देख रहे होंगे, उनसे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये 4th वीडियो लेक्चर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टॉपिक का. इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स जब आप देख लेंगे तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आएगा. अदरवाइज़ आपको समझ में शायद कम आए. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जिस भी वीडियो लेक्चर को मेरे देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको ईजिली मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. उनको आप सर्च करके देख लेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, फिर सेकंड वीडियो लेक्चर देखिए, फिर इस सीक्वेंस में जितने वीडियो लेक्चर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हों उन सबको सीक्वेंस में देखिए और अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करते जाइए. ओके फ्रेंड्स, सो ये मेरा आज के लिए थोड़ा आपके लिए सजेशन था, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसका वास्तविक रिजल्ट आप देंगे, मेरे व्यूअर्स देंगे, सब्सक्राइबर्स देंगे, जो इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा स्टडी कर रहे होंगे. और वो तभी दे पाएंगे जब वो एक
सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे और टॉपिक को डीपली समझेंगे और अकॉर्डिंग टू माय सजेशंस वे स्टडी करेंगे, तो श्योरली दे विल बीट द कंपटीशन एंड दे विल ब्रिंग द रिजल्ट। ओके, तो वो रिजल्ट को लाएंगे और कंपटीशन को बीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आइए आज आपको जो पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नाम लेने से ही आपके माइंड में रिमाइंड हो जाना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस की टेंस पहचान करना। तो किसी भी सेंटेंस की टेंस पहचान करने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ यूज होने वाली वर्ब फॉर्म यदि आपको याद रहती है तो ईजिली आप उसको पहचान लेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जिस भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में या सेंटेंस में शैल या विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त हुई होगी, वह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में होगा। उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो आपको याद करना होगा। अगर वो आपको याद है आपको, तो आप वेरी इजीली उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। सो सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये अब तक आपको याद हो चुकी होगी। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए, सुनते हुए अब तक आपको निश्चित रूप से ये याद हो गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। पैसिव वॉइस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। मैं सारी चीज़ बोर्ड पर नहीं लिख सकता, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ जिसे सुन कर के आप नोट भी कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब वही है जो आपका एक्टिव वॉइस में है, सिर्फ उसके साथ बी जुड़ जाता है। विल या सेल या विल प्लस बी, यानी पैसिव वॉइस में सेल या विल के साथ बी जुड़ जाता है तो वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदलता है, जिसमें सेल या विल के साथ बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई राइट सेंटेंस my teacher will teach me tomorrow। My teacher will teach me tomorrow। ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर। इस हेल्पिंग वर्ब को देख करके आप पहचान पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर माइंड में रखिए। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट माई टीचर, and tomorrow extra word। Okay friends, so now me सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा पैसिव वॉइस में। मी सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई
अब विल या शैल में से आई के साथ क्या प्रयोग होता है वो आपको प्रयोग करना है। सामान्य सेंटेंसेस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल प्लस बी, तो यहाँ आप बी लिख लेंगे। नाउ वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब टीच फर्स्ट फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म मैंने पहले के एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया हूँ। थर्ड फॉर्म टाट होती है, TAUGHT, तो आई शैल बी टॉट बाय। अब आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा बाई के बाद, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यही पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के केस में भी लिखा जाएगा। सिर्फ ऐसी बात आती है उन प्रोनाउंस को लेकर के जिसके फॉर्म में परिवर्तन आता है। मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है और सो फार यू हैव, आई होप यू विल हैव लर्नड इट, और अब तक आप इसे याद भी कर चुके होंगे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, सीधा सब्जेक्ट माई टीचर लिखा जाएगा। माई टीचर टुमारो, एक्स्ट्रा वर्ड। ओके डिफरेंट। आप देखिए, यदि यही सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव होता तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नॉट कहाँ लगता? विल के बाद। माई टीचर विल नॉट टीच मी टुमारो। और पैसिव वॉइस में नॉट कहाँ लगता? शैल के बाद। आई शैल नॉट बी टॉट बाई माई टीचर टुमारो। ओके फ्रेंड। सो पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर आता है पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस में, वो है नॉट का प्रयोग। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी, पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस में भी। तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग एक्टिव वॉइस में विल के बाद नॉट हो जाएगा और पैसिव वॉइस में शैल के बाद नॉट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब लास्ट जो टेंस है जिसके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नाम लेने से आपके माइंड में याद आ जाना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि तभी आप पहचानेंगे उस सेंटेंस को कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल का प्रयोग होता है, उसके साथ हैव जुड़ जाता है, शैल या विल प्लस हैव एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में शैल या विल प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए शैल या विल या शैल प्लस हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी शैल या विल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए प्रयुक्त होती है। सो एग्जाम्पल आई राइट, he will have completed
his work by now. He will have completed his work by now. So इस सेंटेंस की टेंस पहचानने के लिए या किसी भी सेंटेंस की टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ध्यान में देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल हैव का प्रयोग है, वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग है और ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, एक्स्ट्रा वर्ड है बाय नाउ, सब्जेक्ट है ही। और फ्रेंड्स, सो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। इट मीन्स ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर आ रहा है? विल या शैल प्लस हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, तो बीन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, बाकी चीज़ें एक साथ हैं। शैल विल हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी है, पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म करने के लिए। तो अब आप इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे हिज वर्क, यहाँ पर आप लिखेंगे हिज वर्क, हिज वर्क्स के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल हैव कॉमन है, बीन भी हैव के बाद आ जाएगा, विल हैव बीन। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होता है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है, इसलिए कंप्लीटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो उसी वर्ब को उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे कंप्लीटेड। बाई का प्रयोग, उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ये सब्जेक्ट है ही, ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या होता है? हिम। एक्स्ट्रा वर्ड जैसे ही वैसे आप लिख लेंगे बाय नाउ। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिक रूल्स के आधार पर और सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो नॉट की पोजीशन क्या होती? एक्टिव वॉइस में नॉट की पोजीशन कहाँ होती? विल के बाद। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नाउ। ये ध्यान रखिएगा, नॉट की पोजीशन नेगेटिव सेंटेंस में बस नॉट की पोजीशन प्लेस आपको मालूम रहेगा, तो आप कभी भी नेगेटिव सेंटेंस को चाहे पैसिव वॉइस में बदलें या नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप बनाएं, सेंटेंस बनाएं, उसमें मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो नॉट की पोजीशन कहाँ होती है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, मेन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी शैल या विल मेन हेल्पिंग वर्ब है, हैव कॉमन है, बीन भी कॉमन है, तो शैल या विल के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग हो जाएगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हो जाएगा, तो विल के बाद नॉट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का आपका पैसिव वॉइस बन गया हिज वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय नाउ। एक्टिव वॉइस बना ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नाउ। पैसिव वॉइस हिज वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय नाउ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे टेंसेस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस या टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। अभी तक जो भी परिवर्तन आपने सीखा है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस
के एग्जाम्पल्स के द्वारा लर्न किया। सभी टेंसेस में मैंने आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या आता है? अफर्मेटिव से नेगेटिव में डिफरेंस सिर्फ नॉट का आया, और नॉट की पोजीशन, नॉट का प्लेस अगर आपको मालूम है तो आपको उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी या नहीं हो रही होगी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस से मैं आपको लर्न करा रहा था। उस वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो बहुत इजी पहचान है कि कौन सा सेंटेंस जो है डायरेक्ट इंटरोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वह डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। मीन्स अगर इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले हो जाए तो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वह इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है तो वह सेंटेंस जो है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब उस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग कर दिया जाता है तो वह सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। यह भी पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं। डायरेक्ट इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो इस तरह से आपको 4 प्रकार के अभी और वाक्य हैं जिनको कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने सीखना है। तो डियर फ्रेंड्स, इन वाक्यों को पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी दिए गए एग्जाम्पल को आप कैसे पहचानेंगे कि वो डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और उसका टेंस क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के बिगनिंग में किया गया होगा डायरेक्ट इंटरोगेटिव में, वह सेंटेंस जो है उसी टेंस में होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डू यू गो टू टेम्पल डेली। ओके फ्रेंड्स, डू यू गो टू टेम्पल डेली। हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग सेंटेंस के बिगनिंग में, ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको याद करना होगा, रिमाइंड करना होगा कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको बड़ी आसानी से याद होगा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। इज़ एम आर। तो इज़ एम आर ये पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले प्रयुक्त होगा। पैसिव वॉइस की भी स्ट्रक्चर आपकी कैसी बन जा रही है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा मीन्स हेल्पिंग वर्ब आप जैसे पहले प्रयुक्त होगी, जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ये देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पर सबसे पहले कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से इसको चेंज करेंगे। तो ये आपका है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा वर्ड। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे टेम्पल, टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको ध्यान देना है कि टेम्पल के लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या प्रयोग किया जाएगा। टेम्पल के लिए इज का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा या एम का प्रयोग होगा। तो आई होप कि आप जानते होंगे कि टेम्पल सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इज का प्रयोग कर लेंगे, इज टेम्पल गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए यू को बाई के बाद सीधे लिख दिया जाएगा बिना किसी परिवर्तन के, यू डेली। ओके फ्रेंड्स, इज टेम्पल गॉन बाय यू डेली आपका हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब यही सेंटेंस यदि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो नॉट की पोजीशन क्या होती, पोजीशन ऑफ नॉट। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट की पोजीशन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, तो आपका सेंटेंस होता डू यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते तो आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, इज टेम्पल नॉट गॉन बाय यू डेली। ओके फ्रेंड्स, सो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की पोजीशन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट इज क्लियर। अब आप देखेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। वो किसी भी टेंस में हो सकता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की बिगनिंग होती है किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से, चाहे वो व्हाई हो, व्हेन हो, व्हाट हो, विच हो, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं आप जानते हैं जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वो जो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, व्हेन विल ही call you for lunch, when will he call you for lunch। आप ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो चुका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा वर्ड के अंतर्गत आती हैं। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सेंटेंस को देख करके आप पहचान गए कि ये जो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसके टेंस को पहचानिए। ये लिखा हुआ सेंटेंस जो है किस टेंस में है आप पहचान पा रहे होंगे, क्योंकि विल का प्रयोग हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब को याद करिए। पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? अभी अभी आपने लर्न किया था। तो विल या शैल प्लस बी, सिर्फ अंतर क्या आएगा बी का। बाकी सेम हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। पैसिव वॉइस में अगर बी ऐड कर दिया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है शैल या विल के साथ। अब यहाँ पर भी आपको सबसे पहले जब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, वैसे पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड, सेम क्वेश्चन वर्ड आप नीचे लिखेंगे व्हेन। ओके, अब आपको विल या शैल में से कोई एक लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। विल या शैल, विल या शैल में से कोई एक का यूज करना है, लेकिन आपको मालूम होगा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं। अगर सब्जेक्ट के अनुसार होता तो हम विल को यहाँ लिख लेते, ठीक जैसे क्वेश्चन वर्ड को लिखा वैसे विल को भी लिख लेते। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग किया गया है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यू। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम है कि यू के साथ भी विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर तो कोई अंतर नहीं आया। लेकिन हमें यू के अनुसार ही प्रयोग करना है, ये हमें याद रखना है। यू के लिए जो सूट करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए जो सूट करेगा, उस वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। तो विल एंड यू, एक चीज़ आपको यहाँ पर माइंड करने की ज़रूरत है, ये बी जो है, पोजीशन ऑफ बी सब्जेक्ट के बाद, ये याद रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद। बी का प्रयोग कहाँ होगा ऑब्जेक्ट के बाद, विल के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये ऑब्जेक्ट आपका है यू, यू के बाद बी। व्हेन विल यू बी। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा माइंड में, व्हेन विल यू बी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में मैंने एक्टिव वॉइस में ये टेक्निकलिटीज़ आपको बताया है, तो वही सेम टेक्निकलिटीज़ जो है पैसिव वॉइस में भी यूज होती है। नाउ वर्ब कॉल फर्स्ट फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे कॉल्ड। वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग। बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाकर प्रयुक्त होगा ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट आपका ही है, ही, तो ही जो है यहाँ आकर के फिर से हिम हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड बचा है, उसको आप लास्ट में लिख देंगे फॉर लंच। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से देखा व्हेन विल ही बी कॉल्ड बाय हिम फॉर लंच। ये है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। अब अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता
तो नॉट की पोजीशन क्या होती है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट के बाद आपका सेंटेंस हो जाता है व्हेन विल ही नॉट कॉल यू फॉर लंच। और पैसिव वॉइस में नॉट की पोजीशन कहाँ आ जाती? ऑब्जेक्ट के बाद। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता व्हेन विल यू नॉट बी कॉल्ड बाय हिम फॉर लंच। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सो बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आपको मेरी ये सजेशन है कि मैंने अकॉर्डिंग टू टेंस आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बता दिया है। आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो उस ग्रामर की बुक में एक्सरसाइजेस दी गई होंगी। अब आप असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आसानी से आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें जितने भी डिफरेंट एग्जाम्पल आप करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप की वर्ब मिलेंगी, अलग वर्ब मिलेंगी, उनका फॉर्म क्या होता है। इस तरह से प्रैक्टिस के द्वारा जो है उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको लर्न हो जाएगा और आपके नॉलेज जो है धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ती जाएगी। मैं एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल अब लिख रहा हूँ जो एक्सेप्शन है, अपवाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जिसका पैसिव वॉइस इस रूल्स के अनुसार नहीं बनता है। हु हेल्प्स you, who helps you daily। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस एक अलग टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, अपवाद के अंतर्गत आता है। हु हेल्प्स यू डेली। देखिए इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जबकि सभी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस में या हर तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में देख रहे होंगे आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। हेल्प के साथ यस का प्रयोग किया गया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसमें यस जोड़ा गया है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जिस सेंटेंस में किया जाता है उसके साथ यस या यस जोड़ कर किया जाता है या अकेले किया जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वह सेंटेंस जो है किस में होता है? आपको याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब की विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना डू या डज के, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा करके प्रयोग किया जाता है। वह सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, सब्जेक्ट के साथ यस या यस का भी प्रयोग हो जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हु, यहाँ पर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, हेल्प है, यू है ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड डेली, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। ये हु इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, आप यूँ मान लीजिए। और हु को सिंगुलर नंबर मान करके हेल्प में यस या यस का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस फॉर्म में देखने में
इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। प्रेजेंट टेंस की पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस निर्मित है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन हु क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है। पैसिव वॉइस बनाते समय जब हु क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, तो हु को हम सब्जेक्ट मान करके इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। टेंस सेंटेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जैसे पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो रूल्स होता है, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो भी आपको याद होगा। एज एम आर का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे यू, लेकिन उसके पहले हम इसे हु को जो है ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो हु का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस हुम। चूँकि हुम जो है क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, इसको हम वर्ब के बाद ना ले जा करके पहले ही लिख लेंगे बाई हुम। जो बाई हुम नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रयुक्त होता है, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन इस हु वाले सेंटेंस में हम बाई और सब्जेक्ट को यहीं पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बदल करके प्रयोग कर लेंगे बाई हुम। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यू। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। बाय हुम आर यू हेल्प्ड। By whom are you helped? ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पैसिव वॉइस बनता है हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will see more examples of interrogative sentence। अगले वीडियो लेक्चर में हम और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताएंगे, जो एक्सेप्शनल हैं, जो अपवाद हैं, जिनके रूल्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं ट्रेडिशनल रूल्स से, बेसिक स्ट्रक्चर से। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। एक्सेप्शन जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, उन्हें लर्न करने के अलावा उनके लिए कोई कॉमन रूल्स नहीं होता है जिसके आधार पर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हम एक्सेप्शंस में बताते हैं, अपवाद में बताते हैं, उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस के जो चेंज करने का नियम है, उसे आप याद कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, दिस इज इनफ फॉर टुडे।